थी। उन बातों में एक विशेष बात मेरे ध्यान में आई। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ भैया कि जो पिछले सत्र में जो प्रश्नों को आपके द्वारा हुआ, वे प्रश्न हमें श्री राकेश गुप्ता भैया से मिले थे। और उन्होंने ही हमें मतलब दिया था, और मुझे बहुत खुशी थी कि उन प्रश्नों पर हम आपकी अभिव्यक्ति को देख पाए और उससे हमारे लिए अ, एक नया आयाम खुलेगा, ऐसा लगा था। और शायद कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले सत्र में जो बातें आई उसमें से मुझे एक बात जो बहुत अच्छे से स्पष्ट हुई कि हम समग्रता में से हमें देखने का अभ्यास नहीं है। जी। हमारा जो देखने का अभ्यास है वो व्यक्तिगत रूप से है या सामुदायिक रूप से है। इस प्रकार से अस्तित्व एक व्यवस्था है जिसमें से चतुर्थ अवस्था के रूप में ये ज्ञानावस्था है। और ज्ञानावस्था में से कुछ प्रकाशन है। उस प्रकार से अगर हम देखें तो उसका एक लक्ष्य स्पष्ट होता है, जिसको समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व रूपी लक्ष्य के रूप में बाबा जी ने हमें बताया है। इस तरीके से अगर देखें तो मानव जाति में समाधान का कार्य इस तरीके से हुआ है कि अब क्यों और कैसे का उत्तर उपलब्ध है। मानव जाति अगर चाहे तो वह उत्तर उसको तुरंत प्राप्त हो सकता है। समृद्धि की बात को देखें तो समृद्धि के लिए जो संसाधन उपलब्ध होने चाहिए वे संसाधन उपलब्ध हो चुके हैं। इसका भाव का अभाव इसलिए है क्योंकि इसकी पहचान हमारे द्वारा अभी होना शेष है कि हमारी आवश्यकता क्या है और आवश्यकताओं के अनुसार जो वस्तुओं का जो आवर्तनशीलता है वह कैसे है। तो यह अभी भी देखना शेष है शायद, इसलिए समृद्धि के भाव से हम आज वंचित हैं। अभय के लिए भी जिस तरह से आपने बताया, तो एक तो वर्तमान में हम देखें तो हर कोई भय भयग्रस्त नहीं है, ऐसा तो देखने में नहीं आता। और शायद इसी के कारण से तमाम प्रकार के शोषण या जो भी बातें हैं वो देखने में भी आती हैं। तथापि अगर मानव जाति के संदर्भ से देखें तो अभय की स्थिति को इस रूप में अच्छे से पहचाना जा सकता है कि जो स्वीकृतियां पहले थी अब वे स्वीकृतियां उस प्रकार से तो नहीं है। अब हम किसी को मारने की बात नहीं कह सकते, उसको संवैधानिक रूप से नहीं स्वीकारा जा सकता। तो इस तरीके से देखा जाए तो समाधान समृद्धि अभय का कार्य तो संपन्न, हाँ, वो कई हद तक हो चुका है। सहअस्तित्व की बात करें तो सहअस्तित्व जो है वह सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में जो प्रमाण मानव जाति के द्वारा होने की आवश्यकता है वह कार्य अभी तो नजर नहीं आता। उस रूप में सदुपयोगिता सुरक्षा के साथ, तन मन धन की सदुपयोगिता सुरक्षा के साथ जो मानव जाति का अर्पण समर्पण होगा, ऐसा देखने में तो आज नहीं है। इसलिए सहअस्तित्व रूपी इस लक्ष्य को शायद आज नहीं देखा जा सकता। तथापि समाधान समृद्धि अभय रूपी लक्ष्य की पहचान तो हो चुकी है। समाधान समृद्धि का तो कार्य हो भी गया है। अभय का कार्य अभी शेष है, जो जिसके लिए एक बड़े समाज की जरूरत लगती है और वह आगे भावी होने वाला है। इतनी बातें इस रूप में समझ में आई कि विकल्प का स्वरूप भी अगर मध्यस्थ दर्शन से जब बाबा जी ने कहा है तो शायद विकल्प का स्वरूप इसी रूप में है। आज तक हम लोगों ने इंडिविजुअली देखा है, एक व्यक्तिगत रूप से ही किसी की पहचान। तो शायद अब वह देखने का जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से मुक्त होकर समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता अब हमारे लिए है, जिसमें से जिसका धारक वाहक हर एक मानव है। और इस रूप में अगर हम देखें तो ये लक्ष्यों की बात या दर्शन में से जो प्रस्तावित हैं उन बातों की गहराई में समझ में आ सकती हैं। तो ऐसी कुछ बातें जो मेरे ध्यान में आई थी भैया, अ, आपके जी बीच सर। रख आप कुछ प्रश्न जो पहले से आए हुए थे वे प्रश्न अभी भी उत्तरित नहीं हुए हैं, अगर उनको हम आपसे सुन लें। और पिछले दिन की चर्चा में से दो प्रश्न मुख्य रूप से स्पष्ट उभर कर आए हैं। एक तो समृद्धि को लेकर के जो आपने बात रखी है, तो लेकिन समृद्धि के बारे में जब बात करें तो अभी जितनी भी वस्तुएं हमारे द्वारा तैयार हुई हैं वो अधिकतम अनस्तित्ववादी है। जैसे मकान कार्य जो होता है तो उसके लिए
हम बालू निकालते हैं, बालू लगाते हैं, सीमेंट का प्रयोग करते हैं। बालू से नदियां प्रभावित हो रही हैं, सीमेंट से जो है पहाड़ प्रभावित हो रहे हैं, ये सभी प्रभावित हो रहे हैं। इसकी आवर्तनशीलता तो यहाँ देखने में नहीं आती। ऐसे ही तमाम वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं में अधिकतम हमारे द्वारा जो है प्रकृति का शोषण और दोहन ही हो रहा है, तो इसमें से भी आवर्तनशीलता तो नहीं रही। ऐसे में हम समृद्धि को कैसे पहचाने, ये एक प्रश्न था जो हमारे बीच में से अंजू दीदी हैं उनका था। जी भैया। जी। भैया हम छोटी सी बात करें। हम सोचते हैं कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना, खोदे गए तो खपरे मिले, मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनके टुकड़े मिले। सिंधु घाटी सभ्यता तो 5,000 साल पुरानी है ही, वो दबे रहे, तो उसके भी अभी तक हमको अवशेष मिलते हैं। तो ये भी आवर्तनशील नहीं। हेलो। जी हेलो। भैया। ये भी है। अच्छा, वो मैं सोचा कि अब आप तो ठीक है भैया, कार्यक्रम को शुरू करें। जी तो भैया। सबसे पहले मैं पूज्य बाबा जी को प्रणाम करूंगा, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। फिर आगे इस प्रश्न के उत्तर को लेंगे। भैया हम एक दृष्टिकोण बनाए हैं कि हर चीज खराब, और वो दृष्टिकोण वहां तक लेके जाएगा कि हमको बिना कपड़े के रहना चाहिए, क्योंकि कपड़ा बनाने के लिए सुई चाहिए, सुई चाहिए तो सुई चाहिए तो लोहा चाहिए, और लोहा चाहिए तो माइनिंग होगी, माइनिंग होगा और मेटलर्जी भी होगी, तो फाइनली ये पोल्यूशन कर है। नदी चाहिए, देखिए नदी का रेत हम ले रहे हैं, वो भी पोल्यूशन हो जा रहा है। मेरा सोचना उल्टा है भैया, नदी का रेत होने से नदी खाली हो रही है, नदी हट जाती है, रेत निकालते हैं तो अच्छा होता है। सिंधु घाटी के मिट्टी के खपरे अभी तक आवर्तनशील नहीं हुए 5,000 सालों, जबकि सीमेंट उतना लंबा तो नहीं चलता, उससे पहले आवर्तनशील हो जाता है। तो मिट्टी के बर्तन भी आवर्तनशील नहीं हुए, तो फिर आदमी ईंटा भी आवर्तनशील नहीं हुआ, तो किस में रहेगा? कच्चे मिट्टी के मकान में रहेगा, लोहे का उपयोग नहीं करेगा। हम इस प्रकार की जगह में आ गए, है ना। हम कोई भी धातु कर्म नहीं करेंगे, और अंततः शुद्ध प्राकृतिक जीवन जिएंगे जैसे बंदर जीता है। हम यहाँ जाके फंस गए। मुझे लगता है कि सोचना वहां से नहीं, आदि मानव ने जहां से स्टार्ट किया वहां से आज हमको नहीं करना। आज हम जहां भी हैं उस जगह से हमको सोचना चाहिए क्या चीजों को ठीक किया जाए। मेरे को एक बड़ी बढ़िया सूचना दिखती है कि पहले हम लोग बिजली के लिए खंभे गाड़े, तार बिछाए, और अरबों टन लोहा जो है उसमें लगा हुआ है, अरबों टन सीमेंट से पोल बने हुए हैं बड़े बड़े, है ना, वायर लगे हुए हैं। अब एक नई टेक्नोलॉजी विकसित कर लिया, विकसित हो गया है कहूंगा नहीं, उसको मैं कहूंगा कि होने वाला है, वायरलेस बिजली का ट्रांसमिशन। अब बिजली को ट्रांसमिशन करने के लिए तार नहीं चाहिए, ये आधा किलोमीटर तक अभी उसका रिसर्च हो चुका है। अब एक दूसरी घटना शुरू होगी, जितनी लोहा हमने किया है वो सारा लोहा जो है वापस हमको अब मिलेगा, जो जगह जगह लगा के रखे। तो जो चीजें हो गई है उसको आवर्तनशील विधि से उपयोग करना चाहिए। देखिए धरती में सबसे अधिक पाया जाने वाला वस्तु क्या है? सिलिका, रेत, है ना। उसी से अभी इन्होंने चिप्स बना लिए, जो सोलर वाले, सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद शायद एल्यूमिनियम है ना, उसके बाद शायद कैल्शियम, उसके बाद शायद लोहा है चौथे नंबर।
तो मानव सभ्यता की अपन विकास को देखेंगे ना, लोहा आने के बाद सभ्यता शायद 100 गुनी तेजी से बढ़ी। 100 गुना। आप कल्पना करिए, लोहे के बिना या धातु के बिना पेड़ काटना कितना वर्ष लगेगा। पत्थर से पेड़ काटेंगे, है ना। खेत बनाएंगे, उसमें कितना साल लगेगा। और एक लोहे का टुकड़ा बना भी लिए तो वो लोहा कितने वर्ष चलेगा। तो भैया उस जगह से हम सोचने जाएंगे ना कि ईंटा भी आवर्तनशील नहीं है, मिट्टी के बर्तन भी आवर्तनशील नहीं है, लोहा भी आवर्तनशील नहीं है। तो फिर फाइनली आदमी नदी के किनारे ही जाएगा, पानी प्यास लगेगी, पी के आ जाएगा। वही स्टेज की बात हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप धरती के नक्शे को देखेंगे ना, अभी कुछ समय पहले बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा द्वीप दिखता है। उस पर भारत और बांग्लादेश दोनों दावा कर रहे हैं कि हमारा है, ये हमारा है। हमने कुछ रूल बना चुके हैं कि इतने दूरी तक हमारा है, इतने दूरी तक आपका है। समुद्र को भी हमने 200 किलोमीटर तक अपना मान लिया है। जो देश का सीमा है, पहले 12 मील तक माना जाता था, अब 200 किलोमीटर तक मान लिया है। तो कोई जगह ऐसी आ रही जो बांग्लादेश से भी 200 के अंदर आ जा रहा है और भारत के अंदर भी आ जा रहा है, इस ढंग से मुड़ा हुआ है ना। तो उस द्वीप पर अभी हम दावा कर रहे हैं, ठीक है, दावा कर रहे हैं। पर नया द्वीप एक बन गया, ये तो एक बात हुई ना। तो हिमालय की जो मिट्टी है, गंगा बहा के ला रही है, ब्रह्मपुत्र बहा के ला रही है, वो आखिर यहाँ जम जा रहा है और एक नया देश पैदा हो रहा है। इसको हम 50-100 सालों में देख रहे हैं, एक द्वीप मिल गया। इसको और लंबे में देखिए, 5,000 10,000 साल। तो बहुत सारे नए द्वीप इस जगह पर बनेंगे और हो सकता है ये अपना जो मेन लैंड है उससे जुड़ जाए। तो धीरे धीरे धरती का शेप बदल रहा है। जो भी बरसात का पानी गिर रहा है, वो पानी बह रहा है, बहते समय कुछ मिट्टी को ले जा रहा है, मिट्टी को ले जाने के साथ वो समुद्र में ले जा रहा है। जितने पेड़ पौधे हैं उसमें पोटाश एक अनिवार्य भाग होता है, ये तो विज्ञान ने सिद्ध किया है। ये पोटाश पानी में घुल के समुद्र में पहुंच रहा है, नमक के साथ होता है। यदि आप नमक को मोटे तौर पे हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड, जो सही नहीं है। आप अभी इंटरनेट सर्च करके देखिए, नमक में सोडियम क्लोराइड। भैया डिस्कनेक्ट हो गए, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। भैया
हेलो। जी भैया, आवाज आ रही है। जी 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 जी, है ना। तो ये मैं कह रहा था कि यहाँ से पूरे जो तत्व हैं, पोटेशियम, सोडियम, यहीं धरती से बह के समुद्र में जाता है नदियों के द्वारा। और उसी विधि में किसी ने उसी में से नमक को ट्रेस किया। नमक अपने आप में एक मिश्रण है पोटेशियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड का। ज्यादातर ये क्लोराइड जो है ये पानी में घुल के समुद्र में चले जाते हैं। और इन क्लोराइड में सबसे ज्यादा घुलनशील है या पानी को पकड़ने वाला है पोटेशियम क्लोराइड। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, जो नमक है उसमें थोड़ा सा पानी डाला, बहुत थोड़ा। तो उसमें सबसे पहले पोटेशियम क्लोराइड घुल गया। उसके बाद उसको अलग कर लिया, उस पानी को उसको सुखा लिया, वो पोटाश। अब ये पोटाश दे रहे हैं ये लोग, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इसको बेच भी रहे हैं, है ना। महालाप नाम का एक ब्रांड है, आप महालाप टाइप करेंगे तो मिल जाएगा, है ना। एग्रोसेल कंपनी है वो बना रही है। मैं उसका प्लांट भी देख के आया। ये तो आवर्तनशील हो गया ना अब। तो आज से 15 साल 10 साल पहले हम मानते थे कि पोटाश डालना माने हम अनावर्तनशील प्रक्रिया में जा रहे हैं। अब उसी को हम आवर्तनशील कहेंगे, क्योंकि पोटाश समुद्र में जा कहाँ से रहा है, यहीं से तो जा रहा है। जो पेड़ पौधा मर रहा है, गल रहा है, सूख रहा है, सड़ के अंततः वो अलग टुकड़े टुकड़े हो जा रहा है, उसमें से ये सब पोटाश और ये सब घुल के वापस समुद्र में चला जाता है। तो अंततः पूरा धरती आवर्तनशील ही है ना। तो बाबा जी लिख के रखें कि मिट्टी पत्थर जो है मणि धातु में बदलते रहते हैं। मिट्टी पत्थर में बदलते रहता है, पत्थर मिट्टी में बदलते रहता है। जैसे रेत क्या है, पत्थर ही जो है वो टुकड़े टुकड़े होकर पानी के प्रभाव से, उसमें से पानी बहता है तो उसके टुकड़े होते रहते हैं। और कुछ सालों में वही पत्थर रेत के बहुत छोटे कणों में बदल जाता है। और वही रेत हम अभी कोई भी मिट्टी को देखेंगे तो मिट्टी में किसी में 50, किसी में 40, किसी में 30% रेत मिलेगा ही मिलेगा, है ना। एकदम चिकनी मिट्टी को छोड़ दो, जो शायद 1-2% धरती पे होगी। तो धरती का जो संरचना हुआ है इस पर एक नजर आप डालेंगे तो आपको आश्चर्य होगा भाई। देखिए क्या है, थोड़ा सा केमिस्ट्री जैसा लगेगा, शायद वो आपको बोरिंग भी हो, लेकिन इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में धरती ने कितना परिश्रम किया है। जैसे बाबा जी ने लिखा है, पदार्थावस्था धन श्रम बराबर प्राणावस्था। कैसे लिखा है? जैसे मान लीजिए सूरज अभी ठंडा हुआ होगा, तो सूरज में भी दो ही चीजें हैं, हाइड्रोजन है और हीलियम है, और चीजें हैं नहीं। जैसे जैसे ठंडा होगा तो वही अंशों से अलग अलग प्रकार के परमाणु बनते जाएंगे। और जब भारी परमाणु बनेंगे, जैसे लोहा है या कैल्शियम है ना, या सिलिका है, ये सब थोड़े भारी हैं। ये होने से धरती फिर ठोस होगी। हल्के वाले से तो ठोस होगी नहीं, है ना। नाइट्रोजन बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा, तो धरती ठोस नहीं होगी, गैस रूप में रहेगी। ठोस होने के लिए ठोस चीजों को बनना पड़ेगा जो इस टेम्परेचर में ठोस रहे, है ना। एक टेम्परेचर में हर चीज गैस है। सूर्य में जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में तो हर चीज गैस भी नहीं है, गैस के भी और आगे जाके परमाणु ही टुकड़े टुकड़े होकर अलग अलग अंशों के रूप में बना रहेगा। लेकिन इसी यही जब ठंडा होगा तो ये सारी चीजें गैस के रूप में आएगी, और ठंडा होगा तो यही सारी चीजें कुछ इसमें ठोस बन जाएगी। ऑक्सीजन वगैरह भी ठोस बन सकती है, टेम्परेचर को और नीचे लाना पड़ेगा, है ना। जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये सारी चीजें ठोस हो जाएगी बहुत ठंडे टेम्परेचर। अभी धरती का जो टेम्परेचर है जिसमें प्राणावस्था सरवाइव कर सकती है, मनुष्य का शरीर सरवाइव कर सकता है, उस क्लाइमेट में कुछ चीजें गैस रूप में है, कुछ चीजें ठोस रूप में। तो धरती को उस रूप में आना पड़ेगा, और उस रूप में आएंगे तो अलग अलग परमाणु बनेंगे। और वो परमाणु किस रेशियो में बनना है ये अस्तित्व में तय है। और उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, माने कौन सा ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा, कौन सा और नीचे रहेगा, वो एक चीजें तय होती। तो एक मोटा मोटा ढंग से धरती बन गई। अब मान लीजिए धरती में प्राणावस्था बनेगा, तो हम उसके स्टेप को यदि देखते हैं तो प्राणावस्था मतलब कार्बनिक यौगिक, मतलब उसमें कार्बन अनिवार्य। तो कार्बन को यदि हम देखेंगे तो कार्बन की जो मित्रता है, एफिनिटी है, वो एक तो ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा है,
हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है। तो इन तीन चीजों का अपना अलग एक गणित। तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीनों चीजों को में क्या चीज हम देखेंगे, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर दो चीजें बना रही है इस वातावरण में, धरती के। एक तो बना रही है जिसको बोलते हैं पानी, H2O। दूसरा बना रही है जिसको हम कहेंगे H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, दो बना रही। वैसे ही ऑक्सीजन और कार्बन मिला के दो चीजें यहां बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से यदि ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जलता है, तो फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा स्थिर प्रोडक्ट है ना, कार्बन स्थिर नहीं है। बहुत जल्दी कार्बन हवा से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, फिर वही कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इनसे दो प्रोडक्ट इस वातावरण में दिख रहे हैं। कार्बन और हाइड्रोजन मिला के बहुत सारी चीजें होती है जो अपने को स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ऐसा करके होता है, मेथिलीन, एथिलीन करके है, एसिटिलीन वगैरह भी एक एक ग्रुप है ना, इसमें तीन ग्रुप बना, ऐसे इसको हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं। इन दोनों से बन रहा। अब जब ये तीनों मिलते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, तो बहुत सारी चीजें बनती है। जैसे अपन जिसको स्टार्च कह रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं, शुगर कह रहे हैं, ये एक प्रकार से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन ही चीज है। इसमें कई वैरायटी है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है ना, ऐसे करके अलग अलग हमने बहुत प्रकार के चीजें देखा है। तो तीनों चीज इनका थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन बदल जा रहा है, बहुत सारी चीजें बनी। ये कार्बोहाइड्रेट बना। कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद जब तक इसमें बहुत सारे तेल भी आएंगे, अल्कोहल भी कार्बोहाइड्रेट, इसमें वही तीनों चीजें है ना, एसिटिक एसिड जैसी चीजें हैं, तो उसका एक पूरा ग्रुप है एसिड। ये भी, इसमें भी ये तीन चीजें है ना, अल्कोहल में भी यही तीन चीजें हैं। वैसे ही एल्डिहाइड है, इसमें भी तीन चीजें। इनसे बहुत सारी चीजें बन रही है। तेल भी इसी चीज से बन रहा है जिसको अपन फैटी एसिड कहते हैं। तो इन तीन चीजों से बहुत सारी चीजें बन जा रही। लेकिन यदि हम कभी भी बात करना चाहेंगे ये कहाँ से बना है, प्राणावस्था बनने के लिए सबसे पहले डीएनए बनेगा। डीएनए के बिना प्राणावस्था नहीं बनेगी। डीएनए बनने के लिए प्रोटीन बनना पड़ेगा, नाइट्रोजन चाहिए। तो इन तीनों के साथ जैसे ही नाइट्रोजन जुड़ा, तो उसका नाम हुआ प्रोटीन या अमीनो एसिड। उसके बाद फिर इसमें फास्फोरस जुड़ा, तभी डीएनए बनेगा। तो फास्फोरस जुड़ा, फिर डीएनए बना। अब सोचिए फास्फोरस कैसे जुड़ा हो। तो धरती में इतने सारे जो तत्व बन गए, ये तत्व बनने के बाद अब ये तत्व इतने बारीकी से बिखर गए पूरे धरती पर। आप कोई भी धरती में कोई भी जगह पर, सतह पर एक छोटा सा सैंपल लीजिए, 1 mm का, और उसको देखिए, तो उसमें आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस है ना, कार्बन, ये मिलेगा। तो अब इन तत्वों को प्रकृति ने कितने बारीकी से फैलाया कि हर जगह आप देखेंगे ये चार चीज मिलेगी, नहीं तो डीएनए, नहीं तो डीएनए नहीं बनेगा, प्राणावस्था नहीं बनेगी। तो प्राणावस्था बनने के पहले की जो एक कंडीशन है, इन चारों को बहुत बारीकी से धरती के चप्पे चप्पे में फैलाया गया, एक एक मिलीमीटर या उससे भी छोटे टुकड़े में ये मिलेंगे, तब डीएनए बन पाएगा। इतनी बारीक मिक्सिंग हुई। यदि अभी हमारे पास जो मिक्सर होता है, ग्राइंडर मिक्सर, इसमें यदि हम 50 साल कूट के उसको मिक्स करते रहे तो उतने पास पास आएंगे। ये आणविक लेवल पर ये सामने आस पास आ जाए, उसके बाद डीएनए बना। तो धरती ने कितना बड़ा श्रम किया और इन चीजों को मिलाया और बनाया। इस छोटे लेवल की मिश्रण हुई, और इसमें से कुछ चीजों को बड़े बड़े लंप के रूप में जमा किया है। जैसे चूने का पत्थर है, उसमें ज्यादातर चीजें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मुख्य रूप से चूने का पत्थर मिलता है।
और इसी को संगमरमर भी कहते हैं। और इसी को, इसमें साथ में और एक चीज है डोलोमाइट जैसी चीज है जो मिलता है। तो ऐसे करके कुछ चीजें और बनी हुई है, लेकिन ये जमा हो गया एक चीज। वैसे ही लोहा, लोहा पत्थर जो है उसमें लोहा और ऑक्सीजन, ये दो चीज मिला हुआ है। इसमें भी दो अलग अलग प्रकार होते हैं ना। एक Fe2O3 होता है, मतलब है दो लोहा होता है और तीन कार्बन ऑक्सीजन होता है। और एक Fe3O4 होता है, एक का हेमेटाइट एक का मैग्नेटाइट, ऐसा करके इसका नाम है। तो अब धरती में केवल यही दो चीज है, और इसके साथ कुछ मिट्टी पत्थर और चीजें मिश्रण रूप में रहती है। यौगिक का बड़ा भाग यही है और दूसरे यौगिक का मिश्रण होता है। तो अभी जो हम माइन करते हैं उसमें 70 80 90% तक प्योरिटी का, मतलब यदि 1 किलो लेंगे तो उसमें 900 ग्राम या 800 ग्राम हेमेटाइट या मैग्नेटाइट मिलेगा, तभी उसको हम प्योर करते हैं। यदि और हम छोटे जगह पर लेंगे तो लोहा हर जगह मिलेगा। इस कदर मिक्सिंग हुई है। कैल्शियम हर कदर मिले, हर जगह मिलेगा, ऐसी मिक्सिंग होकर रखी हुई। तो मिक्सिंग करने के लिए धरती में कई बार तूफान आए, भूकंप आए, और ये चीजें पास आई और हवा चला, है ना। और ये क्रम में सब पास आए और हुआ। तो धरती में मानव या प्राणावस्था आने के पहले एक भयंकर बड़ी ऐसी घटना होना ही जरूरी है, ताकि धरती की सतह बने और सतह में इन जो तत्वों का मिश्रण हो और बहुत होमोजीनियस मिश्रण बनेगा। ये पूरी प्रक्रिया बनी। तो धरती बनने की एक प्रक्रिया है, और कुछ प्रक्रिया आज भी चालू है। जैसे मैंने बोला कि बांग्लादेश में एक द्वीप बन गया है, बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में। तो ये लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। कुछ मिट्टी हमेशा समुद्र में जा रही है, सोडियम पोटेशियम ये सब यहाँ से समुद्र में जा रहे हैं, समुद्र ठोस होता जा रहा है। यहाँ का कोई जगह ऊंचा है वो गड्ढा होता जा रहा है, क्योंकि पानी ऊंचाई से आ रहा है नीचे में। तो धरती का शेप भी बहुत तेजी से बदल रहा है। आज हम इसको आंखों से देखेंगे तो दिखेगा नहीं, लेकिन इसको अपन 1000 या 5 5 हजार साल के इसमें यदि फोटो लेंगे धरती का, अभी जैसे वैज्ञानिकों ने किया है एक अनुमान वाला, तो धरती बहुत तेजी से बदलती हुई दिख रही। तो ये प्रक्रिया अनवरत एक चालू और इसकी तुलना में मानव का जो शरीर यात्रा है बहुत ही छोटा है ना। 100 साल का, 125 साल का, 80 साल ये है। और ये जो प्रक्रिया है ये शायद उससे तो 100 गुना ज्यादा है ना। ये 10 10 मतलब 100 गुना। जी भैया, हरी हरी जी आवाज आ रही भैया, भैया। बिल्कुल भैया। तो अभी एक जगह गया था समुद्र के किनारे, भुज में। वहां पर एक प्लांट लगाया उसको देखने के लिए। वहां क्या होता है देखा कि समुद्री हवाओं से जो लोहा है वो खराब हो जाता है। खराब होगा मतलब उसमें जंग लगता है, और जंग लगने के बाद वो चूरा चूरा हो जाता है। तो उनको 3 साल में पूरा प्लांट बदलना पड़ता है। एक टीम है जो केवल आज यहाँ का लोहा को चेंज की, कल बाजू वाले को की, फिर बाजू वाले को की, तो 3 साल में वापस पूरा प्लांट इनका नया हो जाता है। तो समुद्री हवा लोहे को वापस क्या कर रही है, जंग लगा रही। जंग लगा रही मतलब लोहे को वापस जिस ओर में, उसी ओर में बदल दे रही है, आयरन ऑक्साइड में। तो एक प्रक्रिया ये भी चल जा रही। हम आयरन ऑक्साइड से लोहा को अलग किए मेटलर्जी प्रक्रिया द्वारा, और धरती में एक प्रक्रिया और चल रही है उसी लोहा को वापस आयरन ऑक्साइड बनाने। तो एक प्रक्रिया चल रही है, और वो भी बहुत ताकत से चल रही है। समुद्र के किनारे वो बहुत फास्ट है, यहाँ पर हमारे वो क्रिया थोड़ी कम। तो मानव इसको धीरे धीरे पहचानता जा रहा है और अपने जीने की विधि को उसी में विकसित कर रहा है कि धरती की आवर्तनशीलता भी बने रहे। क्योंकि मनुष्य के शरीर की आयु छोटी है, उसकी तुलना में ये सारी चीजें बहुत ही छोटी। तो ये धीरे 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 जमा होते जा रहे हैं, और उसके हिसाब से हम टेक्नोलॉजी भी बना पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब वही है कि उसमें से हम अपने काम की चीजों को ले लें। तो अभी हो सकता है बहुत सारी चीजें खराब है,
खराब का मतलब है लंबा आवर्तनशील, लंबे विधि से आवर्तनशील होगा लंबे समय में। जैसे मैंने बताया सिंधु घाटी में खपरे मिले, मतलब खपरे 5,000 साल में आवर्तनशील नहीं हो रहे, है ना, ईंटें नहीं हो रहे, तो फिर आदमी रहेगा कैसे भाई, पानी किसमें पिएगा, बर्तन कैसे बनाएगा। आप धातु को भी खराब कह रहे हो, है ना, कांच को भी मतलब हर चीज को खराब ही कहोगे तो कैसे चलेगा। तो जैसे ही आज हम एक जगह में पहुंचे हैं, उसको हमने पहचाना, इससे और धीरे धीरे चीजों को मानव जाति पहचानती रहेगी, और ये प्रक्रिया हो सकता है 5,000, 10,000, 50,000 साल और चले, और हम वहां तक पहुंचेंगे। तो ये प्रक्रिया चल रही है, हमने बहुत चीजों को पा लिया है, बहुत थोड़ी सी चीजें बची है। सबसे बड़ा जो चीज है अभी ईंधन में बचा हुआ, बाकी हम वहां पर पा लिए। तो हम उस जगह सोचने लगते हैं जो संभव नहीं है, और उसके बाद फिर हम वो निष्कर्ष में आते हैं कि हम जी नहीं सकते, जबकि हम जी ही रहे हैं। या हम अपने जीने को जस्टिफाइड करने के लिए इस प्रकार के उदाहरण और तर्कों को ले रहे हैं, क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहता। तो मैं गलती कर रहा हूँ, सब गलती कर रहे हैं, मैं क्या करूं, अब कोई सही हो ही नहीं सकता। हम उस तर्क में पहुंच जाते हैं। हमको सोचने के तरीके को बदलने की जरूरत है, कि मुझे लगता है कि हमने, मानव जाति ने यहाँ तक किया है, और इसके बाद धीरे धीरे यहाँ से हम पीछे जाएंगे। एक प्रयोग है, उसको पायरोलिसिस कहते हैं, हिंदी में उसको भंजक आसवन कहते हैं। लकड़ी को एक डब्बे में बंद कर दीजिए, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो, और गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर दीजिए। बहुत सारी चीजें मिलती है, उसमें पेट्रोलियम जैसी भी एक चीज मिलती है ना। जब हम पढ़ते थे तो हमको 8वीं 9वीं की पुस्तकों में इसको पढ़ाया गया। अभी इसी विधि से करते हैं, अभी लकड़ी को कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ काम चल रहा है, जो बम्बू इंडस्ट्री है हमारी, गणेश भैया ने जो बनाया है, उसमें हम कर रहे हैं इन चीजों को। तो उसमें टार मिल रहा है, मैंने डामर, जो अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, विनेगर मिल रहा है, टर्पेंटाइन ऑयल मिल रहा है, और ऐसे उसको और ज्यादा बारीकी से देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें मिल रही है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है पूरी। तो जमीन से जो पेट्रोलियम निकलता है, उसमें तो एक भाग पेट्रोल है ना, उसी से डीजल होता है थोड़े से टेम्परेचर पे। तो उसी को रिफाइनरी में डाल के अलग अलग टेम्परेचर में अलग करते हैं, तो उसी में से नेफ्थलीन मिलता है। अभी जो हम कपूर जला रहे हैं वो वही है, जो प्लास्टिक है वो भी वही चीज है, बहुत सारी चीजें उसी में से निकल रही है। तो इसी लकड़ी से वो मिल जाएगा, कोई भी लकड़ी से। तो ये प्रकृति में है ही है, वहां जाके उतने हजारों सालों में सड़ा है, या दबा है, या उसका रूप बदला है, तो ये चीजें हो रही है। तो ये सारी चीजों को बनाता है। अभी किसी ने मक्के से प्लास्टिक बना लिया है, मक्का जो खाने वाला है, उससे प्लास्टिक बना लिया, है ना। और ऐसे प्लास्टिक बनाया जो 1 साल में या 2 साल में पानी में घुल जाए, ना, जिसको बायोडिग्रेडेबल कह रहे हैं। तो मानव जाति को जरूरत पड़ी तो उन चीजों को सोच रहा है, खोज रहा है, और खोज लिया। तो हम इन चीजों में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। अभी जब हम मानव तीर्थ आए, तो हमने सोचा कैसे मकान बनाए, तो मिट्टी के मकान बनाते हैं। मैं मिट्टी के मकान बना के परेशान हुआ हूँ, मैं किया हूँ काम उसमें। उसमें चूहा खोद देता है ना, और बहुत सारी चीजें। तो बाबा जी ने बोला कि देखो, अभी जो टेक्नोलॉजी है उसी विधि से बनाओ, बाद में शोध होता रहेगा। अभी इसी को यदि आप करने जाओगे तो आपका मुख्य काम फिर मकान बनाना हो जाएगा। आप फिर दर्शन को समझने और समझाने वाले काम में नहीं जुड़ सकते। तो प्राथमिकता अपनी तय करनी होती है कि हम आज किसको करें। तो हम लोगों ने प्राथमिकता इस ढंग से तय कर लिया कि पहले इस काम को करें। फिर भी पहले हम लोग यहाँ पर आए तो 18,000 पहले पेड़ लगाए, 7 तालाब बनाए। तो हम पानी का भी आवर्तनशील कर लिए, जितनी लकड़ी का आवर्तनशील करेंगे वो हो गया, चलो भैया दूसरे काम करते हैं। अभी भी पेड़ लगा रहे हैं, उसको बंद नहीं किए हैं। तो जो आवर्तनशीलता बनाए रखने का एक भाग हम कर ही रहे हैं, और उसके साथ जीने के मॉडल में भी काम कर रहे हैं। इस प्रकार की वस्तुओं का कम उपयोग करें, ये भी सोच सकते हैं। तो जीने की विधि को विकसित करना पड़ेगा। हम उसको मुख्य कार्यक्रम ले लिए और कुछ नहीं करेंगे तो नहीं हो पाए।
तो भैया मेरा ये रिक्वेस्ट है। हाँ, बहुत बढ़िया भैया। मुझे बार बार लग रहा था कि इसका नियंत्रण बिंदु क्या होगा, कैसे इसको देखेंगे। तो अंतिमतः ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि नियंत्रण बिंदु हमारे जैसे जैसे समझ में आती हैं, तो यह बात भी तो स्पष्ट हो ही रही है कि कौन सी चीज घातक है और कौन सी चीज घातक नहीं है। और घातक है तो उसका विकल्प किस प्रकार से ढूंढा जाए, और उस पर भी जो है काम हो ही रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित काम हो रहे हैं और आवश्यकता के आधार पर हो रहे हैं। और वो उस पर बहुत ज्यादा हमें चिंतित होने की भी आवश्यकता नहीं लगती। हालांकि ये दो बात और भी। चीज, तो भैया दो और सूचना बताता हूँ, मतलब भयानक है। जी भैया। जैसे कलकत्ता और उस प्रकार उधर जो गोरखपुर जो जगह है, जो गंगा के किनारे की अच्छी जगह है, वहाँ नीचे, वहाँ बहुत जल्दी नीचे पानी मिल जाता है, 10 फीट में, 15 फीट में, 20 फीट में। हम जहाँ रहते हैं वहाँ 300 400 में मिलता है। लेकिन उस पानी में आर्सेनिक आ गया है। आर्सेनिक माने संख्या, जिसको बहुत जहरीला एक वस्तु मानते हैं। और वहाँ लोगों के ब्लड में अब आर्सेनिक परसेंटेज बढ़ा हुआ मिल रहा है ना, कलकत्ता के आसपास। अब वो करेंगे क्या? वो पानी में आर्सेनिक आ गया, आर्सेनिक जहर है। तो वैसे ही लेड, अभी पानी में लेड मिलने लग गया है कई जगह। दूसरा, एक और चीज ढूंढ लिया इसका उल्टा, इसका समाधान। वैज्ञानिकों ने ऐसे कुछ वनस्पतियों को पहचान लिया है जिसको ये लगाते हैं, और ये जमीन में से कोई लेड को अपने में ले लेता है ना, और वैसे आर्सेनिक को ले लेता है, और फिर जमीन के आर्सेनिक को ये कम करता है। कम करके तो पेड़ में आ गया। अब इस पेड़ को कहीं गड्ढा खोद के डंप करना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे मानव जाति वो सब सोचने लग गई है भैया। इतना बड़ा काम हो रहा है और इतने हजारों लोग काम कर रहे हैं कि हम आश्चर्य करेंगे कि मानव जाति कितना तेजी से समाधान की तरफ बढ़ रही है ना। तो अंततः जैसे बाबा जी ने एक लाइन बोला है, हमको धरती की सतह में जीने की कला को विकसित करना पड़ेगा। तो पानी सबसे अच्छा कौन सा है? नदियों का पानी या तालाब का पानी? सबसे अच्छा। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, कुएं का पानी, उसके बाद मतलब 5 10 15 फीट। मुझे अच्छे से याद है, जब हम गांव में जाते थे तो गांव में कुएं के पानी से दाल नहीं पकती थी, तो तालाब का पानी लाना पड़ता। अब उस कुआं तो 50 फीट या 30 फीट होता था, अब 300 फीट नीचे से पानी आता है, उसमें भी दाल पक रही है। प्रेशर कुकर में डाल के हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में पका दे रहे क्या। जी तो भैया। उस समय लोगों ने कोई एक चीज को पाया था, तो फाइनली हमको उस तरफ जाना है कि धरती की सतह पे जीना है। माने धरती की सतह पर पानी का कलेक्शन होगा, वाटर बॉडी बड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी, है ना। तो बहुत ज्यादा बड़ी वाटर बॉडी बनने से भी प्रॉब्लम है कि आसपास पूरा सीपेज होते रहता है। तो उसके लिए जगह बनाने पड़ेंगे। तो मुझे खुद याद है, हमारे गांव में 100 तालाब थे, 100, है ना। तो लोगों ने बनाया था, और तो भी वहां पानी का प्रॉब्लम होता था। तो कुछ सीमा तक उन्होंने सॉल्व कर लिया। तो अब हमारे पास बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, समझ आ गया है। तो शायद धरती को फिर से अरेंज करना पड़ेगा, है ना। और ये अरेंज में बहुत मेहनत नहीं लगेगी। तो तालाब का पानी पियेंगे तो बहुत सारे रोग ठीक है, नदी का पानी पियेंगे तो बहुत सारे रोग ठीक है। जैसे ही हम बोर का पानी पीते हैं, आप बोर का पानी का चेक कराइए ना, टीडीएस। टीडीएस मतलब होता है टोटल डिजोल्व सॉलिड, जो उसमें पत्थर घुले हुए हैं। उसको आप उबाल के देखिए, नीचे आपको सफेद पत्थर मिलेगा। अब बोलते हैं, अभी नेचुरोपैथ बोलते हैं रोज 5 लीटर पानी पियो भैया। 5 लीटर पानी पी रहे हैं मतलब अपन 50 ग्राम पत्थर खा रहे हैं। तो पत्थर पेट में चला गया तो पचाएगा कहाँ से? पाचन शक्ति की ऐसी की तैसी हो गई। उसको पचाने के लिए पेट ज्यादा एसिड पैदा करता है। उसके बाद बोलते हैं एसिडिटी हो रही है। अब फिर आरओ लगाओ, आरओ पूरे अच्छे मिनरल को निकाल दिया, तो यार मिनरल मिलाओ। मतलब हम फंसते जा रहे हैं, है ना। तो धरती की सतह पर जीने वाली कला को विकसित करना होगा। उसके बावजूद कहीं कहीं पर धरती का पानी, ऊपर की सतह के पानी में भी प्रॉब्लम रहेगा। तो उस जगह को छोड़ देना पड़ेगा भैया, ये आदमी के रहने लायक जगह नहीं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होना बचा है भैया। हम उधर जा ही नहीं पा रहे हैं। अभी हम आपस में झगड़ रहे हैं, एक देश दूसरे देश की जासूसी करने में पूरी ताकत लगाया हुआ है। एक आदमी दूसरे आदमी की जासूसी कर रहा है।
इसमें हमने पूरी ताकत लगा के रखी है, हमने माने मानव जाति। अभी वो मुद्दे ही नहीं है भैया। कुछ बहुत बड़ा वर्ग 0.001% माने 1,000 में या 10,000 में एक आदमी अभी ऐसे चीजों को सोच रहा है, और उनको लोग साइंटिस्ट बोलते हैं या पागल बोलते हैं और छोड़ देते हैं, है ना। जो लोग खराब कर रहे हैं, धरती को बिगाड़ रहे हैं, वो कहते हैं हम मुख्य धारा वाले। ये हाल है। तो फिर भी आप पिछले 200 सालों को देखेंगे तो एक बहुत बड़ा वर्ग, कम से कम 1,000 गुना आदमी इस प्रकार के धरती को बचाने वाले शोध में लग गया है। और चिल्लाने वाले तो और हो गए, हालांकि चिल्लाने वाले ही मेरे ख्याल से ज्यादा बिगाड़ रहे हैं, है ना। वो बिगाड़ने के काम में लगे हैं लेकिन चिल्ला भी रहे। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? मानव जाति तो गलतियां कर रही है और उसको पहचान भी रही है। देखिए ना, आप एंटीबायोटिक का इतिहास देखिए। एंटीबायोटिक बना, पेनिसिलिन आया, पेनिसिलिन ने चमत्कार कर दिए। बहुत सारे रोग जो ठीक नहीं हो रहे थे उसको ठीक किया, आदमी बचा। कुछ समय के बाद पता चला कि नहीं भैया, इससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, इसमें ये रोग पैदा हो। तो फिर दूसरी जनरेशन का पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आया, फिर तीसरी जनरेशन का आया, अभी मैं सुनता हूँ चौथा या पांचवा जनरेशन का एंटीबायोटिक चल। अब फिर एंटीबायोटिक देने के पहले डॉक्टर बोल पूछता है कि भैया आपको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, दे दे। आप हाँ बोलेंगे तभी देगा। तो एथिकल जगह पर भी अब पूछ के देना है यहाँ पर। तो चीजों को आप देखेंगे बहुत तेजी से चीजें बदल रही है। आदमी का अवेयरनेस स्पीड बहुत हाई हो गया है ना। तो हम समाधान की दिशा में बढ़ रहे हैं इस विश्वास के साथ, हमारे जीने में जो है जरूरत वो करेंगे। और बहुत बड़ा जो कारण है भोग मानसिकता। अब मेरे को पत्थर चाहिए, पत्थर के बाद फिर संगमरमर चाहिए, फिर इटालियन संगमरमर चाहिए, यहाँ तक हम पहुंच जा रहे हैं। तो धीरे धीरे चीजें उस तरफ बढ़ती जा रही। यदि हम भोग मानसिकता से हटते हैं तो बाबा जी ने एक लाइन बोला है, आपको सबको याद होगा। आवश्यकता है मनुष्य की, आवश्यकता के बाद दो लाइन हो जाता है। एक लाइन होता है आवश्यकता से सुविधा, सुविधा से भोग, भोग से बहुभोग अति भोग, माने ये ह्रास की गति। दूसरा है आवश्यकता, आवश्यकता से उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन, ये दूसरा रास्ता। जैसे घर में हम सोचते हैं कि पानी चाहिए, पानी के लिए भैया कुएं से पानी लाओ। फिर बोले भैया अब हमारा समय बहुत खराब हो रहा है कुएं जाने में, एक पंप लगा दो। एक पंप लगा के बटन दबा के हम बिजली से पानी ले आते। फिर बोले देखो भैया रात में पानी की जरूरत है तो कैसे पंप चलाएंगे, तो घर के ऊपर एक टंकी बना दो, उसमें पानी जमा रहेगा जब मर्जी तब। तो नल में पानी आ गया। अब बोले नल में पानी, भैया घर में 3 बाथरूम है, तीनों बाथरूम में भी पाइप लगा दो। उसके बाद यार पानी ठंडा हो जाता है और गर्मी में गर्म हो जाता है। तो यार उसमें एक ऐसा सिस्टम लगाओ कि गर्मी में हमको ठंडा पानी मिले और ठंडी में गर्म पानी मिले। तो उसके साथ और एक सिस्टम लगा दो। अब ये क्या है? अब आवश्यकता को हम धीरे धीरे सुविधा और भोग में ले गए। जबकि आवश्यकता क्या है? धरती के जितना हम अनुकूल हो सके उस क्लाइमेट के, उस वैसा अपनी बॉडी को बनाना है, इसमें सबसे कम खर्च। धरती के वातावरण के हिसाब से अपनी बॉडी को बनाना सबसे कम खर्च। और खर्च करने का मतलब है श्रम करना ज्यादा। तो अंततः हम श्रम का विश्राम सोचने गए थे लेकिन फाइनली हमने श्रम को बढ़ा दिया है। अंतिम एक और फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला विधि से आप देखेंगे। एक होता है मैकेनाइजेशन, है ना, माने मशीनीकरण। उसमें दो भाग होता है, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। मतलब किसी मशीन को हम कुछ काम देते हैं, कुछ करते हैं उस पर, दूसरा मशीन कुछ वापस करती है। तो मैकेनाइजेशन में जितना भी इनपुट दिया जाता है आउटपुट उससे कम होता है, उसको एफिशिएंसी कहते हैं, हिंदी में उसको दक्षता कहते हैं। तो दक्षता 60%, 50%, 40% ऐसा है। तो जब भी हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं या किसी दूसरे एनर्जी में बदलते हैं हीट को, तो 50% के आसपास मिलता है। माने आधी तो ताकत हमारी चली गई, लॉस हो गया। इलेक्ट्रिकल चीजों में हमको 90, 95, 98 ये सब मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको 99 मिलने लगे।
है ना। कम वोल्टेज और कम करंट में जब काम करते हैं तो एफिशिएंसी ज्यादा बनती है। तो क्या है, हम एक स्टेप का मैकेनाइजेशन किए, मान लो 70% हमारा लॉस हुआ, वो जो प्रोडक्ट मिला उसका हमने सेकंड स्टेप पे यदि हम मैकेनाइजेशन किए तो उसका 70% मिला, मतलब लगभग 49% हमारी एफिशिएंसी आई, मतलब जितना हमने ताकत लगाया उसका आधा अब हमको आउटपुट मिल रहा है। तीसरे स्टेज का यदि मैकेनाइजेशन किए तो क्या हुआ, और उसका 5 7 लगभग 35 34% हमको आउटपुट मिला। तो जितना ज्यादा मैकेनाइजेशन है जितने स्टेप में, उतना ज्यादा हमारा लॉस। तो मैकेनाइजेशन वहीं करना पड़ेगा जहां जरूरी है ना, ये एक फॉर्मूला निकल के आता है। तो मैकेनाइजेशन के, और ये जो लॉस है माने एनर्जी का लॉस है। एनर्जी पहले मानव का श्रम था, फिर पशु का श्रम हुआ, फिर फाइनली फॉसिल फ्यूल हुआ। जब से फॉसिल फ्यूल माने कोयला, पेट्रोलियम, इन चीजों को जब हम एनर्जी में उपयोग करने लगे तो फिर पॉल्यूशन आया। अब जो है लोग सोच रहे हैं कि विंड मिल को कर लें या कहीं पर सोलर को कर लें, इस ढंग से लग रहे हैं। अभी भी ये सब बहुत घाटे के सौदे। एक सोलर सेल जितना बिजली पूरी जिंदगी में देता है, उसके निर्माण में उससे अधिक ईंधन लग रहा है। तो ये सब अंततः एफिशिएंसी की दृष्टि से ये सब नीचे के चीज है ना। तो ये सब सूचनाएं हैं भैया। हेलो। जी भैया, बहुत सुंदर। है ना, तो ये सब सूचनाएं, बहुत सारे नेगेटिव सूचनाएं है ना। उसको सुनने के बाद हम वहीं जाएंगे कि यार हमारा जीना, धरती में जीना संभव नहीं। तो प्राकृतिक नियम में जीना एक आदमी के बस की बात नहीं है, पूरा समाज या पूरा मानव समाज मिलके करेगा। लेकिन सामाजिक नियम में जीना एक आदमी की सीमा में बहुत अधिक है, एक परिवार की सीमा में थोड़ा और अधिक है, एक गांव की सीमा में और अधिक है, ऐसा होता जाएगा। और यदि बौद्धिक नियम में जीने की बात है तो एक आदमी के पास 100% कैपेसिटी। मैं असंग्रह करूंगा या नहीं करूंगा, मैं स्नेह करूंगा या द्वेष करूंगा, मेरे हाथ में। तो बौद्धिक नियम में एक व्यक्ति के पास अवसर होता है, सामाजिक नियम में समाज के पास अवसर होता है, और प्राकृतिक नियम में पूरी मानव जाति और पूरी प्रकृति के साथ मिलकर शोध इस पूरे प्रक्रिया में अध्ययन। तो अभी तक हम रैंडम बढ़े हैं, रैंडम बढ़ के यहाँ तक आए हैं। अब यहाँ पर लोग शोध शुरू कर चुके हैं और बहुत सारी चीजों को बंद कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। आप देखिए ना, लेड को, पहले लेड बना तो बैटरी बनी, सेल बना, और हर समय के लिए बिजली मिल गई। आप 200 साल पहले की बात सोचिए, अंधेरे में कितना सांप बिच्छू का कितना आतंक होता। तो टॉर्च बन गया, बैटरी बना तो टॉर्च बना, तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में रोशनी आ गई, अंधेरापन दूर हो गया। लेकिन उसमें, लेड में, वो लेड की बैटरी होती है पूरी, उसका जो पूरा बाहरी कवर होता है वो लेड का होता है। अब वो लेड को फेंको तो धीरे धीरे पानी पॉल्यूट हो जा रहा है। अब इन्होंने एक नियम बनाया कि भैया इसको आप फेंक ही नहीं सकते सेल, उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा। तो अपन टॉर्च के बैटरी को फेंक देते हैं अभी सामान्य रूप से, पर वो नियम से विरुद्ध है ये। तो आपका बैटरी खत्म हो गया तो उसको आप रिसाइकिल करने के लिए दीजिए, कोई जगह है जो ले लेता है और उसको रिसाइकिल करता है। तो रिसाइकिल में 99% या 98% रिकवरी हो जा रही है। नहीं तो जमीन में हम फेंक देंगे तो वो लेट जाके पानी में मिल जाएगा और सारे बड़े रोग पैदा करेगा। तो 200 साल पहले वही लेड वरदान हुआ, आज सबसे बड़ा पॉल्यूशन है लेड, सबसे ज्यादा। लेड पॉइजनिंग सबसे अधिक चल रहा है। तो मानव जाति ने एक समय एक चीज को पहचाना, उसको उपयोग किया, उसके बाद प्रॉब्लम आया, उसके बाद फिर उसको फिर नियंत्रित करने की चीज सोचा, उसका दूसरा उपयोग सोचा। अब लेड बैटरी को बुरा मान रहे, लिथियम बैटरी को अच्छा मान रहे है ना। अभी किसी ने सोडियम से बैटरी बना दिया, नमक से। ये एकदम रिसेंट शोध है ये, क्योंकि लिथियम सब जगह नहीं है। तो वो प्रॉब्लम आ रही है, कोई देश अमीर हो जाएगा, कोई देश गरीब हो जाएगा, शोषण बढ़ जाएगा। अब किसी ने सोडियम से ढूंढ लिया है, सोडियम हर जगह है। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं अभी, और आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम एक दूसरे को मारना, पीटना, जासूसी करना, ये सारी चीजों को यदि बंद करें तो पूरी गति पॉजिटिव तरफ चली जाएगी।
पहले एक कबीला दूसरे कबीले को देख के मारता था, अब नहीं मारते हैं हम, है ना। हम एक कबीला दूसरे कबीले में दोस्ती हो उसके लिए सोचते हैं, उसके लिए कार्यक्रम करते हैं। पूरे दुनिया की सरकार कर रही है, दो समुदाय एक दूसरे के पास आए उसके लिए योजनाएं बनाई। तो जो मानव मानव के बीच में दूरी थी अभी बहुत कम हो गई, थ्योरेटिकल तो बहुत कम हो गई, व्यवहारिक रूप में उससे कम आया है। थ्योरेटिकल तो माने लिखिए, आप मैं बोल ही नहीं सकता कि मैं श्रेष्ठ हूँ आप नेक्स्ट, नहीं, हमको बोलना पड़ेगा मानव समाज, है ना। जैसे जेनेटिक्स, जो ह्यूमन जीनोम को जिन्होंने डिकोड किया, मिस्टर वाटसन थे, वो उसके उस फेडरेशन के वो हेड थे। उन्होंने किसी समय कह दिया कि निग्रो लोगों में कम बुद्धि होती है। उनके उसके निष्कर्ष है ये जेनेटिक, लेकिन चूंकि मानव को समान बोलना है उसके उन्होंने विपरीत बोला तो उनको पद छोड़ना। बहुत हम्म, फेमस प्रयोग है, आप देखिए, जी भाई। उसको इंटरनेट में ढूंढने से मिलेगा। तो साइंस के चीजों को भी आप कह रहे हैं कि नहीं, यदि साइंस से ये निष्कर्ष निकला है तो ये ठीक नहीं है। निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए? मानव समाज। ये आ गया है प्रेशर, अभी दिख नहीं रहा है ना। कुछ लोगों पर ये प्रेशर हो गया है और अगले 50 सालों में सब पर ये प्रेशर है। हम अपने पौराणिक देवी देवताओं की बात करते हैं, उन्होंने इसको मार डाला, इसको काट डाला, ये कर दिया। अब हम नहीं बोल सकते मैं किसी को मार डालूंगा, काट डालूंगा, या हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी को मार डालेंगे, काट डालेंगे, ये नहीं बोल सकते, है ना। बोल ही नहीं सकते, यहाँ तक आ गया। ठीक है, दबी जबान में लोग बोल रहे हैं, अलग भाषा में बोल रहे हैं, शायद 25 साल के बाद ये भाषा चेंज हो जाएगी। तो हम बहुत तेजी से समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिए ना, नियम लॉ कैसे बन रहे हैं, और लॉ देर सवेर एनफोर्स हो ही जाता है। पहले बाल विवाह होते थे जब हम छोटे थे, अब एक भी नहीं हो रहे। अब 18 साल को भी मान लिया गया है कि ठीक नहीं है, अब 21 के लिए बातचीत चल रही है। तो लॉ बनता है। ऐसे धूम्रपान पहले सड़कों में खूब होता था, अब कानून बन गए। अब सड़कों में दिखते नहीं, यदि कोई दिखता है तो आप बहुत प्यार से बोल सकते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ भैया गलती हो गई, वो फेंक देते। तो मानव जाति को समझ में आया कि ये गलत है, ये गलत है। उसके बाद फिर उन्होंने उसको, ज्यादा लोगों को समझ में आया तो लॉ बना। लॉ बना तो फिर लॉ को मानने की बात आई, लॉ को मानने वाला सभ्य कहलाया, लॉ को नहीं मानने वाला असभ्य कहलाया। फिर एक नया संस्कृति बनने लगा। तो अवेयरनेस या जागरूकता या समझदारी जैसे जैसे बढ़ रही है उसका एक प्रभाव बढ़ रहा। हाँ, इसमें से कुछ लोग थोड़े आगे होंगे, कोई थोड़ा पीछे होगा, कोई थोड़ा और पीछे होगा, हो सकता है इसमें 5-10 लेयर भी हो। तो क्यों ना हम आगे वाले के लिए प्रयास करें। तो भैया ये इसका मुझे सही एक रास्ता मिलता है। जी भैया, बहुत ही विस्तार से हमें देखने का अवसर मिला भैया आज। दो बातें मेरे ध्यान में जो आई हैं, एक तो अ, सम- हमें उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता की तरफ जाना है, या सुविधा भोग और बहुभोग की तरफ जाना है। और दूसरी एक बात जो और भी ध्यान में आई, जैसा कि आपने कहा कि जब मकान बनाने थे तो क्या हमें अभी उसमें पड़ना है, या समाधान के विस्तार में, समाधान कैसे हर जगह पहुंचे उसके लिए पढ़ना है। तो ये दो बातें जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमारे लिए, एक तरह से जो भी आज कदम डल रहे हैं उसमें नियंत्रण को लेकर, और उसमें आगे निश्चित विकास की तरफ गति को लेकर ये सार्थक साबित होंगी, ऐसा हमको देखने में आया भैया। चर्चा बहुत लंबी हुई है और बहुत गहरी हुई है भैया। अगर आपकी अनुमति हो तो एक बार सभी से पूछें कि क्या इसमें से कुछ प्रश्न बन रहे हैं। जी भैया, बिल्कुल स्वागत है भैया। जी भैया। हाँ, श्री राकेश गुप्ता भैया जी का हैंड रेज है। नमस्ते भैया, आप बताएं भैया। नमस- नमस्ते भैया। भैया नमस्ते भैया। एक एक चीज मेरे ध्यान में आता है, मतलब आपके जो मैसेज से एक प्रकार से मानव जाति की गति के प्रति एक आशावादिता का मैसेज जाता है कि हम एक सही दिशा के अंदर जा ही रहे हैं।
लेकिन साथ में दर्शन को हम पढ़ते हैं, हम बाबा जी के उनको पढ़ते हैं, तो कई बार ऐसा भी एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी आता है कि धरती बीमार हो गई है, अपने पराये की दूरियां बढ़ गई हैं, और है ना, इस तरह के। तो वो ऐसा लगता है कि हम एक गलत दिशा में चले गए हैं, और हमको उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो अ, अब इन दोनों चीजों को कैसे रिकंसाइल करें? मतलब अ, ये बात तो स्पष्ट ही है दर्शन से कि जागृति क्रम की दिशा जो है वो जागृति की ओर ही है, लेकिन साथ में ये भी मैसेज आ रहा है कि धरती बीमार हो गई है, कुछ अर्जेंट करने की जरूरत है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी भैया, दो तीन प्रकार से देखूंगा। देखिए, एक तो कुछ व्यक्तिगत बात, जैसे मैं कोल माइनिंग में काम करता था, कोल माइंस में काम करता था, और जी। मुझे पता चला कि ये तो यार बहुत ही खराब बात। धरती को असंतुलन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार आदमी में मैं हूँ, और मैं अपने आप को विद्वान बताना चाहता हूँ, है ना। तो मैं उसको छोड़ने के लिए मन बनाया, संयोग से छोड़ दिया। तो हम्म। एक तो ऐसा व्यक्तिगत कुछ चीज है कि इसको छोड़ दो। उसके बाद मैंने पेड़ लगाए, पौधे लगाए। मेरे पास खुद अपनी जमीन नहीं है तो भी मैंने पेड़ लगाए। तालाब बना लिए। तो लोग चाहते हैं, ऐसे लोग के साथ मिलके एक आदमी तैयार हो जाता है तो बनता है। एक व्यक्तिगत मैंने बताया कि हर आदमी को व्यक्तिगत तो प्रयास करना पड़ेगा। यदि उसको लगता है गलती करेगा तो वही सुधार करेगा ना। मैं गलती करूं और आप सुधार करें, ये तो नहीं होगा। तो ये एक चीज है। दूसरा, मुझे लगता है कि ब्रिटेन ने लगभग 20 साल पहले कोल माइनिंग को बंद कर दिया। ठीक है। दूसरा, जर्मनी में कोई एक बड़ा परमाणु बिजली घर में कुछ रिएक्टर में कुछ प्रॉब्लम आया। उसके बाद उसने निर्णय ही ले लिया, जर्मनी देश के स्तर पर, कि हम आप परमाणु रिएक्टर बनाएंगे ही नहीं, तो नया बनाना बंद हो गया। तो देश के स्तर पर भी बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी छोटे छोटे ऐसे बहुत निर्णय हो रहे हैं, है ना भैया। तो और उसकी संभावना भी कम होती जा रही है। तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर ही सबसे अधिक पॉल्यूशन पैदा कर रहा है। तो ये एक चीज है। और उसके बदले में दूसरे विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। अभी हर जगह सरकार ने बायो चारकोल को डालने को बोल दिया है। कोई भी इंडस्ट्री यदि कोयला यूज कर रही है तो उसको बोला गया है कि 5% या 25%, कुछ उन्होंने कोटा बना दिया है, इतना आपको बायो चारकोल यूज करना पड़ेगा। कुछ लोग कर भी रहे हैं, शायद कुछ लोग कागज में ही लिख रहे होंगे, तो उनको दिखाना पड़ता है कि कागज में कहाँ से लिया और कितना कंज्यूम किया। तो इस ढंग से लॉ के रूप में चीजें आती जा रही। अभी जैसे गणेश भैया ने एक बेम्बू क्रैश बैरियर बनाया। अभी क्रैश बैरियर लोहे के बने हुए हैं, तो उसका सरकार बहुत उसको मान्यता दे रही। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत के नंबर 1 2 3 है या 4 है, ये पांच टॉप 5 7 कंपनियां एकदम टॉप, टॉप मोस्ट मतलब, वो उनके लोग आके गणेश भैया के प्लांट को देख के गए। तो बहुत तेजी से दुनिया लग रही, लोग बोल रहे हैं कि भैया फ्यूचर तो इसी का है। तो लोहा नहीं चलेगा। दुनिया में सबसे बड़ा पॉल्यूशन करने वाला चीज लोहा, ये पा गए। आप हर चीज का निकालते हैं ना, कितना कार्बन कंज्यूम करता है वो। हर चीज का वैसा डेटा आसान में दे देना पड़ता है। तो ग्रीन एनर्जी की बात हो रही, तो सरकार भी मैंडेटरी करती जा रही। नियम बन रहे हैं, कानून बन रहे हैं, कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग शायद आज नहीं मान रहे हैं। 10 साल के बाद और टाइट होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अनुकूलता है। व्यक्तिगत रूप पे हम थोड़े से ज्यादा और हो सकते हैं। और इसके लिए अंततः क्या आएगा, जो 4 विषय है हमारा, उसको हमने सुख मान लिया है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं। जबकि इसको नियंत्रित करना है। तो हम्म। जीवन शरीर को यदि नियंत्रित करेगा तो वही जागृति है। जीवन शरीर को नियंत्रित करेगा का मतलब है इन 4 विषयों को नियंत्रित करेगा। इन 4 विषयों को जैसे ही नियंत्रित करना शुरू करता है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं बहुत कम हो जाएगी। आवश्यकता ज्यादातर इन 4 विषय और 5 संवेदनाओं को भोगने के लिए। इसलिए हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है।
और उन चीजों का कंजम्पशन बढ़ रहा है जो संकट पैदा करते हैं। जैसे बताया ना एसी, अब एसी एक अनिवार्यता हो गई। क्यों? जब मनुष्य श्रम नहीं कर रहा है, ठंडी गर्मी बरसात को जो झेलना शरीर के लिए एक अभ्यास कराया जाता है, उसके बाद उसको एसी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बॉडी ही इतना एडजस्टमेंट आ जाता है। अब जैसे जैसे हम श्रम से और व्यायाम से दूरी बनाएंगे, तो वैसे वैसे हमको शरीर के लिए एसी जैसी चीजों को चाहिए, है ना। जैसे जैसे हम मतलब शहरों के बीच में रहते हैं, चारों तरफ सीमेंट का जंगल है, आप देखिए रात का टेम्परेचर, गर्मी के दिनों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है उसी के अंदर। हम शहरों से निकलते हैं गाड़ी चलाते चलाते, तो जैसे ही शहर में आते हैं ऐसा लगता है भट्टी में आ गए, जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं ऐसा लगता है अरे बाप रे खुला है। तो उतना टेम्परेचर बाहर नहीं है जो शहर के अंदर एयर टाइट एयर लॉक होने के कारण। तो कहाँ पर बात जारी थी मेरे? चार विषय को हाँ, जीवन जैसे तो अंततः नियंत्रित हाँ भैया, तो चार विषय को ही हम जब पूजा करने लग गए हैं, इनको पूरा करना लक्ष्य मान रहे हैं और इनको बढ़ाना लक्ष्य मान रहे हैं, यहाँ से पूरी विसंगति पैदा हो रही जो मेन पॉइंट है। तो बाबा जी जो बोल रहे हैं जीवन ज्ञान, जीवन ज्ञान से समझ में ये आ जाएगा कि चार विषय लक्ष्य नहीं है। चार विषय से बड़ा अभी जो सभ्यता है वो पांच संवेदनाओं में गई, चार विषय को एक प्रकार से भोग करने का तरीका है। तो इन दोनों से व्यवस्था नहीं बनने वाली, इस व्यवधि से समाज नहीं बनेगा। तो चार विषय यदि सामाजिक नियम में जाता है, जैसे स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य, ये वास्तव में चार विषय का नियंत्रण है। आहार का नियंत्रण एक प्रकार से स्वधन है। स्वनारी स्वपुरुष का नियंत्रण जो है वो रूप में मैथुन का नियंत्रण है ना। पर पीड़ा का नियंत्रण, ये जो अपन दयापूर्ण कार्य कर रहे हैं, ये भय का नियंत्रण है। तो ये जो चार विषय है, इसी के नियंत्रण का स्वरूप का एक नाम है सामाजिक नियम। इसको फर्दर और आगे नियंत्रण का नाम है तीन एषणा। वही स्वधन जाके वित्तेषणा में कन्वर्ट हुआ, सोनारी स्वपुरुष आगे जाके पुत्रेषणा में कन्वर्ट हुआ, और दयापूर्ण कार्य आगे जाके लोकेषणा में पहुंचा। तो ये चार विषय के नियंत्रण का ही नाम है अलग अलग। तो अंततः सभ्यता का मतलब क्या है? चार विषय का नियंत्रण करना। चार विषय का नियंत्रण करके सामाजिक नियम में आ जाना, ये बन गया तो तीनों ऐष्णाओं में आ जाना, ये बन गया तो लोकेशना में आ जाना, ये बन गया तो प्रामाणिकता में आ जाना। मैंने प्रामाणिकता में आ जाने का मतलब क्या है? जितना चाहिए एग्जैक्ट उतना ही कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं कर रहे। तो ये यहाँ तक की यात्रा है। चार विषय के नियंत्रण के क्रम में पहले सामाजिक नियम का पालन करना, दूसरे स्तर पर तीन ऐष्णाओं में पहुंच जाना, तीसरे स्तर पर हम देखेंगे लोकेशना में पहुंच जाना, जिसको देव मानव कह रहे हैं, चौथे स्तर पर हम उसको दिव्य मानव कह रहे हैं, जिसको प्रामाणिकता कहते हैं। तो भैया इतनी बात कहने का मन था। धन्यवाद भैया। जी भैया, बहुत जबरदस्त हो गया। एक सूत्र मुझे याद आ रहा है भैया, समाज शास्त्र में था कि गठन पूर्णता के अनंतर जीवन, क्रिया पूर्णता के अनंतर अखंड समाज, और आचरण पूर्णता के अनंतर प्रामाणिकता। तो उसका प्रामाणिकता का स्वरूप क्या है, यह भी आपके कहने से मुझे बहुत बढ़िया से क्लिक हुआ। तो इस तरीके से हम जो है स्वधन स्वनारी स्वपुरुष का फैलाव कहाँ कैसे प्रामाणिक तक जाती हैं, यह भी स्पष्ट हुआ। बहुत बहुत आभार भैया, बहुत सुंदर।
6:04 हुए हैं भैया। एक प्रश्न भैया ये प्रश्न तो फिर बच ही गए हैं, समय भी एक बार हो गया है। जी भैया। तो भैया क्या और आधा घंटा हम लोग रुक सकते हैं अभी, या 10? आधा घंटा थोड़ा ज्यादा है भैया, 5-10 मिनट तो बैठ सकते हैं। जी भैया। क्या हमारे यहाँ 6:15 से कार्यक्रम होते हैं व्यायाम के, है ना। हम ठंडी में थोड़ा बढ़ाते जाते हैं, तो 6:15 अभी लास्ट लाइन, तो बस बच्चे सब आने लगेंगे, तो कम से कम मैं सोया हूँ ये लोगों को दिखना नहीं चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि मैं भी घूमता हूँ तो वो एक बना के रखे हैं भैया। तो भैया अभी की चर्चा में से ही जो एक प्रश्न है, जी इसी को सॉल्व अगर आप कर दें तो, हालांकि बहुत बातें तो आ चुकी हैं मुझे लगता है। वो प्रश्न है कि अभय के बारे में जो बताया है कि बहुत बड़ा काम हो चुका है, तथापि हमारे जी देखने में आता है कि हर व्यक्ति एक सीमा के भीतर, सीमा के बाद भयभीत है ही। अब अभय की स्थिति तक जो हमारी अपेक्षा है, वहां तक पहुंचने का पाथेय क्या होगा? तो अब तक जो आपने बताया है कि समाधान या ये 4 विषयों से मुक्त होने की प्रक्रिया, और संवेदनाओं से आगे बढ़कर रचनाओं की तरफ विकसित होने की प्रक्रिया, ये पाथेय का स्वरूप अभी तक में मुझे समझ में आ रहा है, और इसको थोड़ा विस्तार अगर आप दे। मुझे याद आता है कि जब मैं शुरू शुरू बाबा जी के पास गया, तो एक दिन मैंने पूछा, बहुत शुरू में 1-1.5 साल के अंदर की बात होगी, तो मैंने पूछा ये भय और प्रलोभन में रिश्ता क्या है? तो उन्होंने बोला एक सिक्के के दो पहलू। फिर उन्होंने एक बढ़िया बात बोली, प्रलोभन की असफलता की आशंका बराबर भय है। मेरा ये प्रलोभन पूरा नहीं होगा, यही भय। इसको और थोड़ा जोड़ेंगे तो ये 4 विषय का जो है भोग है, उसमें मुझे व्यवधान आएगा। सबसे बड़ा भय ये, हम 4 विषय में इस कदर आसक्त हैं कि उसी के लिए सिस्टम बनाए जा रहे हैं, और उसको हम सोचते हैं ज्ञान या समझदारी या बड़प्पन। समाज उधर सोचता है। तो अंतिम यदि अपन दर्शन का कहीं यदि प्रवेश है यहाँ, तो वहां पर यही है कि जीवन और शरीर हो गया, तो जीवन शरीर की आवश्यकता को समझता है, और उससे उस जगह पर नियंत्रित करने की कोशिश करता है जीवन को। तो 4 विषयों को नियंत्रण करना ही फाइनली कोई जगह होती है। और 4 विषयों में भी फिर जैसे आहार पर आते हैं, तो कौन सा आहार शरीर के लिए अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, यहाँ से फिर शुरू हो जाता है। कितने घंटे सोना चाहिए, कितने घंटे नहीं सोना चाहिए। तो ये पूरी प्रक्रिया फिर जीवन स्वयं को नियंत्रण करने में लगाता है। तो ये जो कोई भी आदमी इस दर्शन को सुनता है, उसके बाद पहला काम उसका क्या होता है, अपने जो 4 विषय में जो आसक्ति है उस पर काबू पाने की वो कोशिश करता है। 5 संवेदना में आसक्ति, उसको कोशिश करता है, उसके लिए सोचता है, उसके लिए अभ्यास करता है, और ये अभ्यास से होता है। हमने दर्शन को सुना और नियंत्रण हो गया, ऐसा कभी भी नहीं। तो इसका भैया है जिसको हम बोल रहे हैं वो यही, 4 विषय में जो आसक्ति है वो प्रलोभन है, वो प्रलोभन मिलेगा नहीं, वो भय। सूक्ष्म रूप में उतना ही। अभी खाना खाने नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता लोगों को लगता है, उसका भय नहीं है ना। कपड़े नहीं मिलेंगे, ये नहीं लगता है मुझे, वैसे कपड़े नहीं मिलेंगे ब्रांडेड, उसका। और इसके अलावा और भी इसके साथ भोग सामग्री बढ़ती जा रही, दूरदर्शन, दूरगमन, दूर श्रवण की चीजों की बढ़ती जा रही। दूर श्रवण में भी छोटा मोबाइल अब बहुत सस्ता हो गया भैया। पहले बात करना कितना महंगा था, 25-30 साल की पहले की बात करूं, जैसे ये 20 साल पहले की बात, जैसे मोबाइल है बहुत कॉस्टली। अब तो फ्री में बात कर रहे हैं ना। अब एक बार का एक मंथली दो, 100 रुपया 200 रुपया जो भी लगता है, और उसमें आप 24 घंटे बात करें, तो ये कितना सस्ता हो गया। तो वास्तव में जो है वो 4 विषय का ही ज्यादा है। सामान्य आवश्यकता का भय लगभग खत्म हो चुका है, हम जिस समाज में रहते हैं। अभी भारत सरकार बोलती है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दे रहे हैं। डेटा में थोड़ा मैनिपुलेशन होगा, 5%, 10%, 15, 80 करोड़ नहीं, 50 करोड़ तो है ही है भैया।
तो देख रहे हैं ना, चावल देता है सरकार, उतना चावल देती है, लोग खा नहीं पाते। तो भाई तो फ्री हो गया भैया, कुछ भी नहीं करना है, बैठे रहो, खाना खाओ। तो ये भय कंप्लीट खत्म है भाई। अब जो भय है वो हमारा प्रलोभन की, असफलता की आशंका वाला ही भय। मैंने कोई प्रलोभन मान के रखा हुआ है ना। जो इंद्रिय सन्निकर्ष में जो 5 संवेदनाओं में जो सुख है, या 4 विषय में जो सुख है, उसका मेरा अपना एक डिजाइन है। वो डिजाइन पूरा नहीं होगा, वो भय है वास्तव में। जी भैया, मेरे को तो इतना समझ। बिल्कुल भैया, बहुत स्पष्ट हुआ। इसका पाथेय के रूप में अगर हम कहें तो अब शिक्षा ही एकमात्र विधि बचती है जहाँ से हम इस दिशा में, जीवन ज्ञान की दिशा में गतित हो सकते हैं, जिस पर पूर्व के सत्रों में आपने हमें ध्यान आकर्षित किया। अभी शिक्षा थोड़ा कठिन है। लोक शिक्षा, अभी हम लोग जो बात करें, ये लोक शिक्षा कहलाएगा, ये थोड़ा सरल है। और इससे ज्यादा इम्पैक्ट है परिवार व्यवस्था में हम जो जीते, उसका बच्चों पर सीधा सीधा असर होता है। तो ये अभी पहले हमारे परिवार में जितना आएगा उतना ज्यादा वो लोक शिक्षा में आएगा, उतना लोक शिक्षा में आएगा उतना ही ज्यादा हम फिर शिक्षा के लिए प्रवृत्त होंगे। जी, बहुत सुंदर भैया। बहुत बहुत आभार भैया, काफी सुंदर चर्चा हुई है आज तो। हमें लगता है कि पुनः पुनः एक बार और सुन करके उसको और एक्सट्रैक्ट निकाला जाए। भैया हाँ। ये सारी बातें मुझे लगता है सबकी सुनी हुई है, लेकिन जब भी सुनते हैं अच्छा अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है नया नया सुन रहे हैं, नए ढंग से तो हर बार बोला ही जाता है ना। मैं ही अगली बार बोलूंगा तो नए प्रकार से बोलूंगा, तो वो हमको अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि सही बात है। और इसमें से ज्यादातर चीजें मेरे हिसाब से सुनी हुई है, 2-4 नया सूचना मैं दे दिया होऊंगा, बाकी उसका सार तो सबको पता ही था। एकदम समय रुक गया है भैया, आपके बोलने से ठहर गया है। तो हाँ, 1 घंटे में भैया ये जो दर्शन का है ना, एक सार मिल गया है ना। बहुत हमको लगता है कि 1 घंटे में अगर ये चीज मिल जाती है ना, तो ये पूरे जीवन के लिए बहुत बढ़िया हो रहा है, आसान हो रहा है। दिख रहा है कि कितना आसान है। जिस तरह से हम भयभीत हो रहे हैं, उतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये आज के सेशन में तो एक बढ़िया हो। हाँ, जी सर को नमस्कार। इसका रिकॉर्डिंग इसी में डाल देंगे भैया, एक बार फिर पुनः सुनने क्या हो सकता है। हाँ जी भैया, इसका यूट्यूब लिंक बनाकर हम तुरंत भेज देंगे। हाँ जी जी जी, ठीक ठीक ठीक। जी ठीक ठीक। हाँ भैया, एक चैट बॉक्स में एक प्रश्न आ गया है, 1-2 मिनट में हो सकता है। वो निद्रा पे कम बात हुई है 4 विषयों में, इसको थोड़ा स्पष्ट करें सरकार। भैया निद्रा तो एक स्वाभाविक रूप से हम सोते ही हैं, लेकिन अब और ज्यादा सोना है उसके लिए लोग नींद की दवाई खाते हैं, भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं, तो सोते हैं, है ना। तो ये एक है। दूसरा एक और विधि है, जैसे कोई उत्तेजक चीज खाते हैं ताकि कुछ समय तक भारी उत्तेजना आ जाती है, हम ऐसा लगता है बहुत तेज एक्टिव हो गए, उसके बाद निढाल हो जाते हैं, फिर सोते हैं। तो ये दोनों विधि से मनुष्य जाति उन द्रव्यों को पहचान ली है, किस विधि से नींद आती है ना, डायरेक्टली, और किस विधि से इनडायरेक्टली नींद आती है। उन दोनों का प्रयोग करते हैं आदमी सोने के लिए, है ना। तो सोने की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, अच्छा जितना आदमी गलती करता है उतना नींद कम आता है। मतलब मनुष्य जो गलती करता है अंततः उसको कचोटता रहता है, कचोटता रहता है, तो उसके लिए उसको नींद में जाने की जरूरत होती है, नींद आती नहीं है। तो उसके लिए इस प्रकार के जो ड्रग्स हैं, है ना, गांजा भांग और अभी जो मॉडर्न जो कुछ ड्रग्स आ गए हैं, उनका प्रयोग होता है। और दूसरा जो उत्तेजक, जो शराब वगैरह चीजें हैं जो थोड़े समय के लिए उत्तेजना लाती है उसके बाद निढाल करती है, उनका भी उपयोग होता है। तो निद्रा विषय के रूप में इस प्रकार से, निद्रा शरीर के लिए आवश्यक है। एक समय के बाद हम उसको सुख का स्रोत मान लेते हैं। आज छुट्टी है, सोऊंगा, सोऊंगा माने सोने में मुझे मजा आ रहा है, ये है। ये फिर हम विषय की तरफ चले गए, और उसको भी सेट करके देखना पड़ेगा कितना
सोने की जरूरत है। उससे ज्यादा सोने पर आलस आता है, सारा दिन आलस बना रहता है। उससे कम सोने पर भी दिन भर नींद बना रहता है। तो अपने शरीर को पहचानने की भी एक जरूरत है। निद्रा के बारे में भैया टेक्निकल चीजें तो इतनी है, सारी चीजें अभ्यास में लाना होता है। और हमारे यहाँ कुछ अभ्यास बन गए हैं। जैसे कोई भी आप जाएंगे ना, एक सोने का समय होता है, कहीं एक उठने का समय होता है, तो उसके बीच में सोना है। और वो समय मतलब ऐसा माना जाता है कि युवावस्था में आदमी होता है, उसको 8 घंटे के आसपास सोना चाहिए। या 8 घंटा मैक्सिमम है, 7.5। फिर धीरे धीरे थोड़ी आयु बढ़ती तो 7 से 6 तक आता है। कुछ लोग 5.5 5 तक भी चले जाता है, रेयर लोग हैं ये। तो इस बीच में शरीर स्वस्थ रहता है। फिर इस पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा काम करते हैं, किस प्रकार का हमारा कार्य है ना, कितना शारीरिक श्रम है, ये भी है। तो ये भी एक फैक्टर है। भोजन का भी एक रोल होता है, किस प्रकार का भोजन करते हैं। तो धीरे धीरे जब हम अपने आप पर ध्यान देते हैं ना भैया, तो सारी चीजों पर ध्यान जाता है। तो ये भी एक सभ्यता ही है। ज्यादा सोना किसी भी सभ्यता में अच्छा नहीं माना गया मेरे हिसाब से। ज्यादा सोना अच्छा माना ही नहीं जाता। और हमारी सभ्यता तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने को बोलती है, माने सूर्योदय के 2 घंटा पहले उठना है आपको। तो इसको बहुत अच्छा माना गया। इतनी बात है भैया इससे जुड़ी। भैया तो समय तो ज्यादा हो गया है भैया। जो प्रश्न रह गए हैं वो अगले सप्ताह देखेंगे, ऐसा लगता है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत आभार। भैया सभी को नमस्ते। आप लोगों ने मुझे बहुत भाव दिया, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, मुझे सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्ते भैया, हरिहर हरिहर। हरिहर भैया, हरिहर। सबको हरिहर, सबको प्रणाम। सभी को नमस्ते प्रणाम। भैया, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया। नमस्ते।